अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। याद रखिए ये दोनों टाइप्स बल्क ट्रांसपोर्ट की टाइप्स हैं। इन्हें एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए कहा जाता है बिकॉज एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होती है। आप जानते हैं जिस ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कुछ एग्जाम्पल स्टडी की थी और वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की एक्टिव ट्रांसपोर्ट थी, जिसमें हमने देखा था कि सेल के अराउंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर चैनल प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, यूटिलाइज करती हैं एनर्जी को, एटीपी को, और लोअर कंसंट्रेशन से चीज़ों को हाई कंसंट्रेशन की तरफ सेंड करती हैं। बट जो बल्क ट्रांसपोर्ट होती है उसका मतलब ये है कि ज़्यादा मकदार में चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इसके अंदर जो एनर्जी की यूटिलाइजेशन है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से हो रही होती है, इसलिए इसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, मेन चीज़ या मेन कॉन्सेप्ट आपने जहन में यह रखना है कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो रही है, इस वजह से ये टाइप है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। ओके, सबसे पहले एंडोसाइटोसिस को स्टडी करते हैं। एंडोसाइटोसिस का जो वर्ड है इसका मतलब क्या बनता है, इनसाइड द सेल, एंडो मीन इनसाइड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एंडोसाइटोसिस में ट्रांसपोर्ट ऑफ थिंग्स हो रही होगी इनसाइड द सेल, यानी चीज़ें सेल के अंदर इंटर हो रही होंगी। इसकी फिर फर्दर कुछ टाइप्स आ जाती हैं। यानी एक टाइप की एंडोसाइटोसिस जो है उसे पिनोसाइटोसिस कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि जब आप ज़्यादा मकदार में पानी का इनटेक करवा रहे हो सेल से, तो वो ट्रांसपोर्ट कौन सी होगी, एंडोसाइटोसिस में पिनोसाइटोसिस होगी। एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। लेट्स से सेल के बाहर यहाँ पर बहुत सारे वाटर के मालिक्यूल्स हैं। ठीक है, और वैसे तो वाटर के मालिक्यूल एक्वापोरेन एक फैसिलिटेटेड चैनल होता है जिसके ज़रिए वाटर के मालिक्यूल एंटर करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, राइट, और वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मकदार में वाटर की इनटेक करनी है, ठीक है, और वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल्स की भी इनटेक करनी है, ठीक है, वाटर के साथ कुछ मिनरल्स वगैरह भी मौजूद हैं, ऐसी ट्रांसपोर्ट आप चैनल के रास्ते इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट आप नहीं कर सकते। होता क्या है कि आपका सेल इस तरीके से अपनी सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करता है, ठीक है, एक पाउच सा बना देता है, जिससे क्या होता है कि ये सारे पार्टिकल्स उस पाउच के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, ये सारे पार्टिकल्स इस तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, और ये फिर सेल मेम्ब्रेन यहाँ से क्लोज हो जाती है, और क्लोज होके ये वाला जो पाउच बना है या वेजिकल बना है ये सेपरेट हो जाता है, पॉप आउट हो जाता है और सेल के अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक वेजिकल बन चुका है जिसके अंदर क्या है, ढेर सारे वाटर के मालिक्यूल्स हैं। ठीक है, और वाटर के मालिक्यूल्स के साथ साथ कुछ मिनरल्स वगैरह भी मौजूद हैं, राइट। आप देख पा रहे हैं कि इस ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या हुआ है, सेल के अंदर पार्टिकल्स मूव किए हैं। कौन से पार्टिकल्स, काफ़ी ज़्यादा मकदार में वो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, बल्क ऑफ पार्टिकल्स एंटर हुए हैं। इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, बल्क ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। और क्योंकि जो पार्टिकल्स सेल के अंदर एंटर हुए हैं इस वजह से इसे हम एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। और क्योंकि जो पार्टिकल्स वाटर पार्टिकल्स हैं तो वाटर पार्टिकल्स की ट्रांसपोर्ट या एंडोसाइटोसिस को हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। क्लियर हो गया। वाटर मालिक्यूल के साथ कुछ मिनरल्स वगैरह भी इंटर होते हैं। अब होता क्या है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे है, होता क्या है कि ये वेजिकल जब बनता है तो हमारे सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, राइट, जो साइटोस्केलेटन बना रहे होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर मोटर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। आप जानते होंगे मोटर प्रोटीन्स का काम क्या होता है, वेजिकल्स की ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। ये वेजिकल बना है, इस वेजिकल की ट्रांसपोर्ट करनी है किसी और एरिया के अंदर। ये वेजिकल मोटर प्रोटीन के ऊपर अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये वेजिकल इस तरीके से अटैच होगा और इसके अंदर जो पार्टिकल्स वगैरह इंटर हुए हैं, इस केस के अंदर जो वाटर इंटर हुआ है अलॉन्ग विद मिनरल्स, ये ट्रैवल करना शुरू कर देगा जहाँ पर इन वाटर पार्टिकल्स की और मिनरल्स की ज़रूरत होगी। और फिर यहाँ इस प्रोटीन के रास्ते कुछ चैनल्स बनेंगे, वो वाटर पार्टिकल्स सेल के अंदर बाहर सेल के अंदर रिलीज़ हो जाएंगे, राइट। मोटर प्रोटीन क्या करेगी, यहाँ पर एटीपी की यूटिलाइजेशन करेगी मूव करवाने के लिए, यानी ये स्लाइड करेगी ओवर द माइक्रोट्यूब्यूल मोटर प्रोटीन, और इसके सर के ऊपर अब ये वेजिकल अटैच हो चुका है, वेजिकल भी साथ में मूव करेगा और इसमें क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रही है एटीपी। आप देख पा रहे हैं डायरेक्टली एटीपी यूटिलाइज नहीं हो रही, थोड़ा सा आगे जाकर एटीपी यूटिलाइज हो रही है। इस वजह से इसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। इस तरीके से वेजिकल बना, सेल के अंदर एंटर हुआ, इस वजह से इसे एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। और इस वेजिकल के अंदर वाटर मालिक्यूल्स हैं, इस वजह से इसे
पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। सो एंडोसाइटोसिस की एक टाइप है जिसे पिनोसाइटोसिस कहा जाता है, जिसमें क्या हो रहा है, वाटर पार्टिकल बल्क में एंटर कर रहे हैं इनसाइड द सेल, और ये वाटर पार्टिकल्स क्या करते हैं, वेजिकल में इनक्लोज होते हैं, और वेजिकल मोटर प्रोटीन की मदद से एटीपी की यूटिलाइजेशन से मूव करता है इनसाइड द सेल, और इस वजह से एटीपी की यूटिलाइजेशन हो रही है हम कह रहे हैं, तो इस वजह से इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। क्लियर हो गया। अब दूसरी एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं एंडोसाइटोसिस की। दूसरी एग्जांपल आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी वाइट ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है, और इसे कहा जाता है फेगोसाइटोसिस, और ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी वाइट ब्लड सेल्स के अंदर। और वाइट ब्लड सेल्स में भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ज़्यादा ये प्रोसेस कर रहे होते हैं। नंबर 1 मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस वाइट ब्लड सेल की टाइप है मैक्रोफेजेस। नंबर 2 न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एंड नंबर 3 डेंड्रेटिक सेल्स। ये सारे वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं, और ये सेल्स क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं। होता क्या है कि फेगोसाइटोसिस टाइप है एंडोसाइटोसिस की, सो जाहिर बात है फेगोसाइटोसिस में क्या हो रहा होगा, कोई भी पार्टिकल सेल के अंदर एंट्री कर रहे होंगे, ठीक है। बट होता क्या है कि क्योंकि ये वाइट ब्लड सेल्स के केस के अंदर ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, सो वाइट ब्लड सेल्स क्या कर रहे होते हैं, हम जानते हैं वाइट ब्लड सेल का रोल क्या है, इम्यूनिटी के अंदर है। सो डेड सेल्स हो गए, या फिर कोई बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, सो ऐसे पार्टिकल जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनकी इनटेक को फेगोसाइटोसिस कहा जाता है, यानी कि एक किस्म का फूड ईट कर रहे हैं ये सेल्स, ठीक है। और डेफिनेटली ये जो चीज़ें ईट कर रहे हैं ये इसे एज अ फूड भी यूटिलाइज़ करते हैं, यानी इन बैक्टीरिया को ईट कर लिया, वायरस को ईट कर लिया, डेड सेल्स को ईट कर लिया, फिर ये सेल्स क्या करते हैं, लाइसोसोम की मदद से उन पार्टिकल्स को डिग्रेड करते हैं, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उसे अपने सेल की एनर्जी के लिए यूटिलाइज़ कर देते हैं, और जो एक्स्ट्रा पार्टिकल हैं उन्हें सेल से बाहर भी भेज देते हैं। सो एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर कोई बैक्टीरिया था, ठीक है, ये बैक्टीरिया आ गया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, मूव कर रहा है अराउंड दिस सेल, और ये सेल क्या है, वाइट ब्लड सेल है, ठीक है। इस वाइट ब्लड सेल ने डिटेक्ट कर लिया कि जहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद है, तो ये वाइट ब्लड सेल क्या करता है, अपनी सेल मेम्ब्रेन को आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। इस केस के अंदर पिनोसाइटोसिस में हमने क्या देखा था कि अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन मूव हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ मूव हो रही है। तो आप देख पा रहे हैं एक बाजू सा बन रहा है, सो इसे हम काइंड ऑफ सीडोपोडिया कहते हैं, ठीक है, एक फॉल्स आर्म सा बन रहा है, ठीक है, एक फॉल्स किस्म का बाजू बन रहा है। सो एमीबा के केस के अंदर भी फेगोसाइटोसिस इसी तरीके से हो रही होती है। सो ये एक ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है जिसमें क्या हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ मूव करती है, इस तरीके से बाहर की तरफ मूव करके इस बैक्टीरिया को इंगल्फ कर देती है, अपने अंदर भेज देती है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस वेजिकल एग जो बनता है उसके अंदर मूव कर जाता है, ठीक है। सो ये बैक्टीरिया मूव कर जाता है इनसाइड द वेजिकल, राइट। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, बल्कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी भी की थी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन आगे की तरफ मूव करती है, ये विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन कर रही होती है, जैसे माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। सो इसकी मूवमेंट, सेल मेम्ब्रेन की जो बाहर की तरफ मूवमेंट होती है उसमें कौन से प्रोटीन हेल्प कर रही होती है, एक्टिन प्रोटीन, और एक्टिन प्रोटीन बेसिकली माइक्रोफिलामेंट को कहा जाता है। सो हुआ क्या, बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ निकली और एक वेजिकल बनाया जिसके अंदर बैक्टीरिया एंटर हो चुका है। सो ये मेम्ब्रेन जैसे ही यहाँ से क्लोज होगी और ये वेजिकल पॉप आउट होकर सेल के अंदर चला जाएगा, और जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, राइट। सो ये बैक्टीरिया मौजूद है। अब होगा ये कि अगेन माइक्रोट्यूब्यूल की मदद से ये वेजिकल मूव करेगा टूवर्ड्स द लाइसोसोम, यानी एक ऑर्गेनेली होता है जिसके अंदर डिग्रेडिंग एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को डिग्रेड करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये वेजिकल लाइसोसोम की तरफ मूव कर रहा होता है। सो डेफिनेटली जब ये वेजिकल ट्रैवल करेगा मोटर प्रोटीन की मदद से, तो क्या होगा, एनर्जी की यूटिलाइजेशन होगी, राइट। सो यहाँ पर ये वेजिकल है और इसके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद है, और ये ट्रैवल करेगा और इसमें क्या होगा, एटीपी की यूटिलाइजेशन होगी। सो ये आ गई हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। सो ये एटीपी की यूटिलाइजेशन की वजह से ये वेजिकल उस एरिया पर पहुंचेगा जहाँ पर लाइसोसोम मौजूद है। सो लाइसोसोम, ये लाइसोसोम आ गया, लाइसोसोम इस वेजिकल के साथ फ्यूज़ करेगा। इस वेजिकल के अंदर क्या था, बैक्टीरिया था। अब ये लाइसोसोम के एंजाइम इस बैक्टीरिया के ऊपर सिक्रीट होंगे, ठीक है, और सिक्रीट होने के बाद
ये लाइसोसोम के एंजाइम इस बैक्टीरिया के ऊपर सिक्रीट होंगे, सिक्रीट होने के बाद ये बैक्टीरिया ब्रेक डाउन हो जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो ये बैक्टीरिया के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और लाइसोसोम अगेन से सेपरेट हो जाता है और ठीक है, उसके पार्टिकल अपने वेसिकल में इनक्लोज हो जाते हैं। ये डिटेल में हमने चीज़ें स्टडी कर रखी हैं, यहाँ पर सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पार्टिकल्स बने हैं बैक्टीरिया के, इसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं। सेल ये जो मेम्ब्रेन होती है इससे निकल कर सेल के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स जैसे कि इस केस के अंदर हम देखेंगे कि बैक्टीरिया ईट किया है तो बैक्टीरिया के ऊपर क्या एंटीजन, ठीक है, एंटीजन को लेट से अब इस सेल ने बाहर भेजना है ताकि बॉडी को बता सके कि बैक्टीरिया इस टाइप का आपकी बॉडी के अंदर घूम रहा है। सो अगर ये बैक्टीरिया आपको मिलता है तो बाकी सेल्स को एक किस्म का ट्रिगर पहुँचाए कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट आपने इम्यूनिटी शो करनी है, राइट। सो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं फिर सेल से बाहर भेज दिए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। कैसे भेजे जाते हैं ये यहाँ पर हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। सो लाइसोसोम अलग हो गया और दूसरा वेजिकल जिसके अंदर बेसिकली ये लाइसोसोम का ही वेजिकल होता है, ठीक है। सो अगर इसने बाहर जाना है तो ये बाहर चला जाएगा, सेल के अंदर ही रहना है तो सेल के अंदर रहेगा। बट बैक्टीरिया की ईटिंग हुई है, अगर सेल के डेड पार्टिकल की ईटिंग होती तो ये बाहर जाने वाला प्रोसेस ना होता। बैक्टीरिया की ईटिंग हुई है तो हमें एक सेकेंडरी रिस्पांस भी देना है कि बैक्टीरिया एंटर हो चुका है। सो उसमें एंटीजन की बाहर सेल से बाहर सेंडिंग लाजमी होती है। सो ये सेकंड प्रोसेस आ गया एंडोसाइटोसिस का, जिसे फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। इसके अलावा एंडोसाइटोसिस की एक और टाइप भी है जिसे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्पेशल टाइप के पार्टिकल को रिसीव करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। सो स्पेशल टाइप का मॉलिक्यूल जब यहाँ पर आकर अटैच होगा तो ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सिग्नल सेंड करेंगे सेल मेम्ब्रेन को और सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएगी और एक वेजिकल की फॉर्म में उन पार्टिकल्स को इनटेक कर लेगी। सो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस वर्ड से आप समझ पा रहे होंगे कि रिसेप्टर के ऊपर जब कोई चीज़ अटैच होगी तो एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस और होगा। सो लेट्स से यहाँ पर एग्जाम्पल हम स्टडी कर लेते हैं कि एलडीएल के मॉलिक्यूल, एलडीएल का मॉलिक्यूल ये आगे, ये 3 मॉलिक्यूल लेट से एलडीएल के मॉलिक्यूल आगे। एलडीएल क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और बेसिकली ये एलडीएल का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में। और कोलेस्ट्रॉल आप जानते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट लिपिड का मॉलिक्यूल है जिसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जो स्टीरॉयड हार्मोन्स की सिंथेसिस कर रहा होता है, बाइल की सिंथेसिस कर रहा होता है। सो इसकी ज़रूरत होती है सेल को। सो एलडीएल क्या है, बेसिकली कैरियर है कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। सो ये एलडीएल का मॉलिक्यूल सेल्स के ऊपर, ये ब्लड में घूम रहा होगा और सेल के ऊपर एलडीएल रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि एलडीएल के मॉलिक्यूल को रिसीव करते हैं ताकि उससे कोलेस्ट्रॉल को एक्सट्रैक्ट कर सकें। सिंपल मैकेनिज्म आपको मैं बता रहा हूँ। सो एलडीएल का मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स थे तो अंदर कुछ प्रोटीन्स अटैच हो जाती हैं जिन्हें क्लेथरिन्स प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। सो सी से मैं शो कर रहा हूँ, क्लेथरिन प्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, इस सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचती हैं तो एक वेजिकल बनता है और वेजिकल पॉप होके निकल जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से एक वेजिकल बना, पॉप होके निकल गया, जिसमें ये रिसेप्टर भी मौजूद हैं और इन रिसेप्टर के ऊपर एलडीएल मॉलिक्यूल भी अटैच है, राइट। अब कुछ और डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं और होते होते क्या होता है कि ये एलडीएल के मॉलिक्यूल एक वेजिकल में लिपट कर अलग हो जाते हैं और जो रिसेप्टर के मॉलिक्यूल्स हैं ये दूसरे वेजिकल के अंदर निकल जाते हैं, ठीक है। सो एलडीएल के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल के अंदर यूटिलाइज हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में, और ये जो रिसेप्टर हैं ये सेल से बाहर भेज दिए जाते हैं ताकि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर ये दोबारा से अटैच हो जाएं और सेकंड एलडीएल के मॉलिक्यूल को रिसीव करने की सलाहियत रखें, राइट। सो इस तरीके से ये मैकेनिज्म और होता है। और ये एग्जांपल हमारे पास आ गई रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, यानी कि रिसेप्टर की बेस पर एंडोसाइटोसिस हो रही है। सो होपफुली एंडोसाइटोसिस की तीनों टाइप आपको समझ आ चुकी होंगी। अब हम एक्सोसाइटोसिस को स्टडी करते हैं और तीनों फॉर्म के अंदर हो क्या रहा है, बेसिकली एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो रही है इन मूविंग ऑफ दिस वेजिकल, ठीक है। ये वेजिकल भी जब मूव कर रहा होगा तो उसमें मोटर प्रोटीन एनर्जी को यूटिलाइज कर रही होगी। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसे इसलिए कहा जाता है। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, आपके सेल के अंदर कुछ पार्टिकल्स बनते हैं, वो पार्टिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो सकते हैं, म्यूसिन्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर अगर आपने कंटिन्यू किए हों तो। सो लेट्स से न्यूक्लियस के अंदर
डीएनए मौजूद है, उससे मैसेंजर आरएनए बना जिसने कोई स्पेशल प्रोटीन बनानी है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद है, उन राइबोसोम्स ने क्या किया, उस प्रोटीन को बना दिया। वो राइबोसोम से जो प्रोटीन बनी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती हुई गोल्जी कम्प्लेक्स की तरफ गई। गोल्जी कम्प्लेक्स ने उस प्रोटीन को मॉडिफाई किया और लेट से वो प्रोटीन न्यूरोट्रांसमीटर बन गई। हार्मोन्स हो सकते हैं वो प्रोटीन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो सकते हैं, म्यूसिन हो सकता है जो आपके स्टोमिक लाइनिंग के अंदर सिक्रेट हो रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो गोल्जी कम्प्लेक्स से वेजिकल के अंदर कोई भी पार्टिकल हो सकता है, ठीक है। लेट्स से ये कोई न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो नर्व सिग्नल को आगे सेंड करेंगे। अब ये जो वेजिकल है ये क्या करता है, सेल की तरफ जाता है और सेल की तरफ जैसे ही जाता है तो इस वेजिकल के ऊपर कुछ प्रोटीन्स अटैच होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्शन करती हैं और ये वेजिकल इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के साथ आकर अटैच हो जाता है और इसके अंदर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सेल से बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। सो इसमें हो क्या रहा है, पार्टिकल सेल से बाहर मूव कर रहे हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। सो बल्क ट्रांसपोर्ट है और सेल से चीज़ों की ट्रांसपोर्ट बाहर हो रही है, इसलिए इसे एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। और डेफिनेटली इस वेजिकल ने मूव करना है, तो ये वेजिकल कैसे मूव करेगा, ये वेजिकल माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर स्लाइड करता हुआ मूव करेगा और माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर स्लाइड करने के लिए मोटर प्रोटीन होती है। सो मोटर प्रोटीन बेसिकली क्या करेगी, इस वेजिकल को मूव करवाएगी, ठीक है। सो ये वेजिकल मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस मोटर प्रोटीन और ये मोटर प्रोटीन क्या करेगी, एटीपी की यूटिलाइजेशन करेगी। सो जब एटीपी की यूटिलाइजेशन होगी तो हो क्या रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। सो ये आ गई हमारे पास एक्सोसाइटोसिस की एग्जांपल। सो एक्सोसाइटोसिस में डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल सेल से बाहर जाते हैं, इसी तरीके से बाहर जा रहे होते हैं। वेजिकल मूव करता है सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ मोटर प्रोटीन एंड माइक्रोट्यूब्यूल, मूव करता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाता है, वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर पार्टिकल्स को सेल से बाहर भेज देता है। सो क्विकली रिव्यू कर लेते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, जिसकी दो टाइप्स को हमने स्टडी किया, जिन्हें बल्क ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है, यानी लार्ज अमाउंट में चीज़ों की ट्रांसपोर्ट सेल से के अंदर और बाहर हो रही होती है। और इसकी एग्जाम्पल में एंडोसाइटोसिस में चीज़ों की ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर हो रही होती है, एक्सोसाइटोसिस में चीज़ों की ट्रांसपोर्ट सेल से बाहर हो रही होती है। और इसमें जो एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होती है, इसलिए ये दोनों टाइप की जो ट्रांसपोर्ट है इन्हें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। फिर हमने एंडोसाइटोसिस की 3 टाइप स्टडी की, जिसमें पहली टाइप पिनोसाइटोसिस है, जिसमें हमने देखा कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं और जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर करेंगे तो उससे पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। और इसी तरीके से लार्ज फूड पार्टिकल या सॉलिड पार्टिकल जब सेल के अंदर एंट्री करेंगे उससे हम फैगोसाइटोसिस बोलेंगे और ये ज़्यादातर आपको वाइट ब्लड सेल्स के अंदर देखने को मिलेगी ये ट्रांसपोर्ट। और तीसरी ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल हमने एंडोसाइटोसिस में रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस को स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा कि रिसेप्टर की मदद से एंडोसाइटोसिस हो रही होती है, सेल के अंदर वेजिकल के ज़रिए पार्टिकल्स एंटर कर रहे होते हैं। सो ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस को हमने देखा था। और फिर एक्सोसाइटोसिस में हमने देखा था कि बहुत सारे टाइप के हार्मोन्स हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, डाइजेस्टिव एंजाइम, म्यूसिन्स वगैरह सेल से बाहर मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस। और इन सब ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।